हेलो बच्चों, मैं संतोष कुमार स्वागत करता हूं आपका साइंस एंड मैथ्स जोन में। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए साइंस के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं। इससे पहले भी मैंने 3 वीडियो बनाए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के उन तीनों वीडियोस को पहले देख लेंगे। ये भाग 4 होगा साइंस के ऑब्जेक्टिव का, और इसको आप ध्यान से देखें। कई सारे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों को बार बार बिहार बोर्ड द्वारा दोहराया जा रहा है। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 1 शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। यहाँ पर प्रकृति की बात की जा रही है। प्रतिबिंब वास्तविक है तो उसकी प्रकृति सीधा, उल्टा, सीधा और उल्टा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब होगा कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा और काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा। अगर आपसे काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में पूछा जाए तो आप कहेंगे सीधा, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। साथ ही आप यह भी जान लेंगे, लेंस और दर्पणों के बारे में भी जान लेंगे कि उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल लेंस में आप हो सके तो नोट भी कर जाइए, उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। अर्थात उत्तल लेंस में सीधा भी प्रतिबिंब बनेगा और उल्टा भी प्रतिबिंब बनेगा, जबकि अवतल लेंस में केवल और केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है, अर्थात काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। कहता है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो आपको पता है कि अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटा साइन आर लिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा, ये नहीं होगा, साइन आर बाई आई नहीं होगा, साइन आई भागा साइन आर, और यहाँ साइन आई बाई साइन आर। हमारा सही जवाब ए हो जाएगा। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान साइन आई बाई साइन आर होता है। चलिए अगला है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो आपको पता है कि स्पेक्ट्रम का अर्थ है 7 रंगों की पट्टी। स्पेक्ट्रम का अर्थ है 7 रंगों की पट्टी, ठीक है, जिसमें 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में भी 7 रंग होते हैं। और स्पेक्ट्रम जो प्राप्त किया जाता है वो प्रिज्म से प्राप्त किया जाता है। आपको पता है कि जब आप प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे तो ये 7 रंगों में बंट जाता है, ठीक है। जब आप प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारेंगे, व्हाइट लाइट को गुजारेंगे, तो वे 7 रंगों में बढ़ जाते हैं, और उसी 7 रंगों की पट्टी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। मैंने जो अभी बोला आप उसको भी नोट कर लेंगे, क्योंकि सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है सब्जेक्टिव में भी 2 अंक में कि स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं या वर्णपट किसे कहते हैं। तो श्वेत प्रकाश को जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो वे 7 रंगों में बंट जाता है, और उसी 7 रंगों की पट्टी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किन किन चीजों पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करेगा। तो ध्यान देंगे कि किसी भी चालक का प्रतिरोध जो है वह उसके लंबाई पर निर्भर करता है। तो जी हाँ, चालक का प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। अर्थात चालक का प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। लंबाई बढ़ाएंगे, लंबाई को बढ़ाया जाएगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। फिर है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो हाँ, चालक का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है उस पर भी निर्भर करता है। अर्थात अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना कम होगा प्रतिरोध उतना बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। तो चालक का अनुप्रस्थ काट अगर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, व्युत्क्रमानुपाती हैं। और चालक की प्रकृति पर, तो इस पर भी निर्भर करेगा। चालक की लंबाई पर भी निर्भर करेगा, चालक के अनुप्रस्थ काट पर भी निर्भर करेगा, और चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा। जैसे आपको पता है कि तांबा का प्रतिरोध लोहे के प्रतिरोध से कम होता है। तो चालक पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है प्रतिरोध। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा इनमें से सभी, या उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त सभी पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न कहता है कि दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार, दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से होगा। तो उत्तल लेंस से दीर्घ दृष्टि दोष, ठीक है। अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष,
और आप याद रखिए कि बेलनाकार लेंस से अबिंदुकता को दूर किया जाता है। अबिंदुकता एक नेत्र संबंधी रोग है, इसका उपचार बेलनाकार लेंस से होता है। बेलनाकार लेंस से किस दृष्टि दोष का उपचार होता है? तो अबिंदुकता का। ठीक, चलिए अगला है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए हम हमेशा नरम लोहे के क्रोड का यूज करते हैं, तो यहाँ होगा नरम लोहा। जबकि अस्थायी चुंबक अगर बनाना है तो इस्पात का। अस्थायी चुंबक के लिए इस्पात का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो देखिए, जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ा होता है, आर सीरीज में होता है, तो समतुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों का योगफल के बराबर होता है। अर्थात जो भी प्रतिरोध है उसको हम जोड़ देंगे, R1 प्लस R2। तो R1 10 ओम रखेंगे और प्लस R2 कितना रखेंगे? 20 ओम। तो हमारा सही जवाब होगा 30 ओम, आंसर हो जाएगा सी। तो 7 का हमारा सही आंसर है सी। अब ध्यान देंगे कि जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़े हों तो उनको जोड़ दें, सीधा सीधा जोड़ दें, बस आपका समतुल्य प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। जबकि समांतर क्रम में जुड़ा हुआ होगा तो उसके लिए सूत्र होता है 1/R पैरेलल, 1/R पैरेलल इक्वल टू, अर्थात समांतर क्रम में जुड़ा हुआ प्रतिरोध R पैरेलल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 डैश डैश डैश, जितना तक जाइए आप, जितने भी प्रतिरोधक जुड़े हैं, 4 प्रतिरोध, तो R4 तक जाएगा। आगे हमारा 7 का आंसर सी। आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन अवकारक है? निम्नलिखित में कौन अवकारक है? तो ध्यान दीजिएगा कि जो अवकरण कराएगा वो अवकारक, जो ऑक्सीकरण कराएगा वो ऑक्सीकारक। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, H2S और O2 ये सभी ऑक्सीकारक हैं। इन सबको आप याद रखेंगे, ये सभी ऑक्सीकारक हैं। जबकि हाइड्रोजन जब जुड़ता है तो अवकरण होता है। क्या होता है? अवकरण। अर्थात सही जवाब होगा हाइड्रोजन। कौन? हाइड्रोजन यहाँ अवकारक के रूप में है। अवकारक कौन है? हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के जुड़ने से अवकरण होता है, रिडक्शन होता है। इंग्लिश में कहेंगे रिडक्शन, और अवकारक को रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए, तो हमारा 8 का आंसर ए हो जाएगा। आगे है संक्षारण में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? संक्षारण में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? संक्षारण पहले आप समझ लीजिए। संक्षारण का अर्थ है किसी धातु में जंग लगना और उसके सतह का उड़ जाना या कमजोर हो जाना या उसके सतह का झरना। अर्थात किसी धातु का सतह का झरना या जंग लग जाना आप संक्षारण समझ सकते हैं। तो संक्षारण में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? अपचयन अभिक्रिया होती है, अवक्षेपण अभिक्रिया होती है, संयोजन अभिक्रिया होती है या उपचयन अभिक्रिया होती है। उपचयन को इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन। उपचयन को इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो यहां ध्यान देंगे, संक्षारण में ऑक्सीकरण होता है। संक्षारण में क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। अर्थात हम कह सकते हैं उपचयन। उपचयन कौन सी अभिक्रिया होगी? उपचयन अभिक्रिया होगी, अर्थात ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। अगर आप लोहे को खुले वातावरण में छोड़ देते हैं तो वो पानी से और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, अर्थात ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जंग में बदल जाता है। अर्थात ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तभी तो जंग लगता है। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया मतलब ऑक्सीकरण। क्या हुआ? तो संक्षारण में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो ऑक्सीकरण होती है, ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, जो कि आंसर यहाँ डी वाला होगा, उपचयन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? तो आप जनरली ध्यान देंगे कि जितने भी कार्बनिक अम्ल होते हैं वे दुर्बल अम्ल होते हैं। जैसे COOH लगे हुए जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे वे सभी दुर्बल अम्ल होते हैं। यहाँ HCl प्रबल अम्ल है, H2SO4 भी प्रबल अम्ल है, और HNO3 जिसे हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं ये भी प्रबल अम्ल है। लेकिन CH3COOH जिसको हम एथेनोइक अम्ल कहते हैं,
CH3COH को एथेनोइक अम्ल कहते हैं। ये दुर्बल अम्ल है। ये क्या है? दुर्बल अम्ल। और आपसे परीक्षा में यह भी पूछता है कि दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? तो वैसा अम्ल जो जल में घुलकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करेगा उसे दुर्बल अम्ल कहेंगे। जैसे में HCOOH, CH3COOH, इसको कहते हैं मेथेनोइक एसिड, इसको कहते हैं एथेनोइक एसिड। ये दोनों दुर्बल अम्ल है। यहाँ पर परीक्षा में आपको इस ऑप्शन की जगह यह भी दे सकता है, तो आप इसे भी ध्यान देंगे। ये मेथेनोइक एसिड है, ये एथेनोइक एसिड है, दोनों दुर्बल अम्ल है। जबकि प्रबल अम्ल आपसे पूछे तो वैसा अम्ल, प्रबल अम्ल में कहेंगे कि वैसा अम्ल जो जल में घुलकर उच्च मात्रा में या अधिक मात्रा में या पूर्ण रूप से जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है तो उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। और प्रबल अम्ल के एग्जांपल में ये तीनों आप लिख जाइएगा, ये प्रबल अम्ल है। ठीक है, चलिए, तो दुर्बल अम्ल कौन होगा? डी, एथेनोइक एसिड या CH3COOH। अगला प्रश्न पर बढ़ते हैं हम। कहता है कि निम्न में कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है? निम्न में कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है? कॉपर, उसके बाद सिल्वर, Ag अर्थात सिल्वर चांदी, Fe अर्थात लोहा, और Zn मतलब जिंक। अब देखिए यहाँ ध्यान से कि कॉपर धातु जो है अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया नहीं करती है। उसके बाद चांदी यह भी नहीं करती है, लोहा यह भी नहीं करती है। यहाँ हमारा सही जवाब होगा जिंक। क्या होगा? जिंक, क्योंकि जिंक के ऑक्साइड जो होते हैं वो उभयधर्मी होते हैं। ZnO क्या होता है? उभयधर्मी होता है, अर्थात इसमें अम्लीय गुण भी पाया जाता है और क्षारीय गुण भी पाया जाता है। मतलब यह धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। तो यहाँ सही जवाब होगा डी, और ये VVI प्रश्न है, आप इसको समझ लेंगे, बढ़िया से याद रखेंगे। कहता है प्रश्न संख्या 12 कि निम्नलिखित में कॉपर के अयस्क हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि कॉपर का कौन सा अयस्क है, तो सही जवाब ऐसे ही झलक रहा है। कौन सा होगा? क्यूप्राइट। कौन सा होगा? क्यूप्राइट। सिनेबार नहीं होगा। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। कैलामाइन ये सब नहीं, यहाँ पर हम सही जवाब होगा क्यूप्राइट। कौन होगा? क्यूप्राइट। अब ध्यान रखेंगे कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है। हेमेटाइट मैग्नेटाइट लोहे का अयस्क है, बार बार पूछा गया है। चलिए, कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब होगा अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है। यह विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, तो ये अधातु है। तो यहाँ हमारा सही जवाब अधातु हो जाएगा। चलिए, जबकि कार्बन का एक अपरूप जिसको हम ग्रेफाइट कहते हैं, क्या कहते हैं? ग्रेफाइट, वह विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन फिर भी वह अधातु ही होगा, धातु नहीं कहेंगे उसको। आगे, हीलियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? हीलियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो हीलियम का जो परमाणु होता है, ठीक है, उसकी परमाणु संख्या 2 है। हीलियम का परमाणु संख्या कितना है? 2। तो हीलियम का एक ही कक्षा होता है और उसी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। उसी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो बाहरी कक्षा और भीतरी कक्षा सभी तो इसका पहला कक्षा ही है। तो हीलियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1, हीलियम के 2। चलिए आगे, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? तो यह प्रश्न पिछले कई वीडियोज में भी आया है और आप जानते होंगे जल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? तो जल से निकलता है। ठीक है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का निर्माण होता है। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न कहता है कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120/80 होता है। इस प्रश्न को भी आप याद रखें। आगे प्रश्न कहता है कि पाइरूवेट का विखंडन किसमें होता है? पाइरूवेट का
विखंडन किसमें होता है? तो ध्यान देंगे कि कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव्य में, कोशिका के अंदर, कोशिका द्रव्य में जब भोजन प्रवेश करता है तो वहां से फिर कोशिका के अंदर एक विशेष अंग होता है माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर भोजन प्रवेश करता है और वहां पर भोजन का ऑक्सीकरण होता है और पायरुवेट का विखंडन भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। तो हमारा सही जवाब होगा पायरुवेट का विखंडन किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए आगे, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 है कि नेफ्रॉन किसकी संरचना एवं संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो नेफ्रॉन किडनी की या वृक्क की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई है। किसकी क्रियात्मक या रचनात्मक इकाई है? किडनी की। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 पे। कहता है कि रंध्र का मुख्य कार्य क्या होगा? कोई रंध्र है तो रंध्र का मुख्य कार्य क्या होगा? तो रंध्र अर्थात पौधे के पत्तियों में मौजूद जो रंध्र होते हैं, छोटे छोटे जो रंध्र होते हैं, उन्हीं रंध्रों के बारे में बात की जा रही है। उन रंध्रों को हम क्या कहते हैं? स्टोमाटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन फंक्शन ऑफ स्टोमाटा इज, तो प्रकाश संश्लेषण नहीं, प्रकाश संश्लेषण तो क्लोरोफिल करता है। परिवहन नहीं, परिवहन का कार्य तो चालनी नलिकाएं करती है, जाइलम करता है। पोषण नहीं, पोषण का कार्य भी इसके द्वारा नहीं होता है। हाँ, गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन अर्थात पानी जो पत्तियों तक आता है वह भाप बन के उन्हीं छिद्रों से बाहर निकलता है और बाहर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वह पत्तियों के अंदर उसी छिद्र से आता है या एपिडर्मिस में उसी छिद्र से आता है। तो हमारा सही जवाब होगा गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो 19 का सही जवाब गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन का कार्य करता है। कौन कार्य करता है ऐसा? तो रंध्र या स्टोमाटा। स्टोमाटा का मूल कार्य है गैसों का विनिमय करना और वाष्पोत्सर्जन करना। अगला प्रश्न है 20 नंबर। कहता है कि निम्नलिखित में कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो अलैंगिक जनन की जो विधियां हैं उसमें कौन सी सही होगी? इसमें तो विखंडन, क्या विखंडन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है? मुकुलन द्वारा होता है? द्विखंडन द्वारा होता है? आपको हम यहाँ बता दें कि विखंडन द्वारा अमीबा में जनन होता है। किसमें? अमीबा में। ठीक है, और द्विखंडन द्वारा भी अमीबा में जनन होता है। आप याद रखेंगे कि अमीबा में किस विधि से जनन होता है? द्विखंडन और बहुखंडन दोनों से। उसके बाद मुकुलन से ईस्ट में जनन होता है। ईस्ट में किसके द्वारा जनन होता है? मुकुलन विधि से। साथ ही हाइड्रा में, आप ध्यान रखेंगे, हाइड्रा में किस विधि से जनन होता है? तो मुकुलन विधि से। ठीक है, तो यहां पर आपको इस प्रश्न का जवाब कमेंट्स में दीजिएगा और चैनल, इस वीडियो को जितना से हो सके आप सब्सक्राइब करवाइए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ये वीडियो ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।